हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स केमिस्ट्री प्लेग्राउंड। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इस चैप्टर में जो हमारे सामने आती है दैट इज़ मोशन। कब हम कह सकते हैं या क्या मतलब है किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन में होने का? व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस with the passage of time। एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा? जब टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया जा सकता है। हम इधर उधर चल फिर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो टाइम के साथ हमारी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो हम किस में कहलाएंगे? मोशन में। इसी के रिलेटिव एक टर्म आती है हमारे पास, रेस्ट। रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो बॉडी किस में कहलाएगी? रेस्ट पर कहलाएगी। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक जगह बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किस पर हैं? रेस्ट पर हैं। बट रेस्ट एंड मोशन आर इंटरकनेक्टेड टर्म्स। ये तो हमें क्लियर हो गया कि रेस्ट एंड मोशन कैसी हैं? आर इंटरकनेक्टेड। समझते हैं कैसे। हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट पर है या फिर एब्सोल्युटली मोशन में है। नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे समझना। इसको समझने के लिए जो कि हमारे पास टर्म आती है वो है रेफरेंस पॉइंट, और वी कैन से रेफरेंस फ्रेम। बॉडी की स्टेट कि वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट पर है, वो किस पर डिपेंड करती है? रेफरेंस पॉइंट पर। रेफरेंस पॉइंट को कैसे समझा जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ट्रेन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक ट्रेन हमारे सामने से गुजर रही है, तो उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स और वो ट्रेन हमारे लिए किस में है? मोशन में। और अगर हम अब उस ट्रेन के अंदर चले जाएं और ट्रेन पर जाकर बैठ जाएं, तो ट्रेन के पैसेंजर्स भी हमारे लिए रेस्ट पर है और ट्रेन भी किस पर है? रेस्ट पर, क्योंकि हम उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इन अ सिमिलर वे अगर हम एक और एग्जांपल लेकर चलें, अगर जो ऑब्जर्वर है हमारे अर्थ के बाहर से हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए हम सब किस में हैं? मोशन में है, फिर चाहे हम रेस्ट पर ही क्यों ना हो। मतलब किसी भी बॉडी की जो स्टेट है वो डिपेंड किस पर? रेफरेंस पॉइंट पर। रेफरेंस पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अ पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर observes and measures the position of an object। तो अगर हमें हमारी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस को कंप्लीट करना है तो हमें साथ में जो टर्म ऐड करनी पड़ेगी वो क्या ऐड करनी पड़ेगी? विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी चीज़ ना ही एब्सोल्युटली रेस्ट पर हो सकती है और ना ही एब्सोल्युटली किस में हो सकती है? मोशन में। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसके लिए रेस्ट पर हैं या फिर हम उसके लिए किस में हैं? मोशन में हैं। रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। दो स्टेट यहाँ हमने समझी, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। अब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो फर्स्ट टर्म जो इस चैप्टर में हमारे पास आती है दैट इज डिस्टेंस। सिंबल क्या रहेगा उसका? एस। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ covered by an object।
टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। मेजर किस में करेंगे इसको? एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस के? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर। SI stands for Standard International System of Units. Standard International System of Units. अगर डिस्टेंस के अदर यूनिट्स की बात की जाए तो वो हो जाएंगे सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एंड मैनी मोर। हम जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हम SI सिस्टम के अंदर काम करेंगे, तो कन्वर्जन हमें आनी चाहिए किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें किस में लेकर आना होगा? SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। डिस्टेंस की डेफिनेशन हमें क्लियर है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कितनी लेंथ कवर करेगी, वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। उसके SI यूनिट क्या हो जाएंगे हमारे पास? मीटर। डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को समझते हैं, जैसे कि डिस्टेंस जीरो किस केस में होगा? डिस्टेंस जीरो होगा फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो। अदरवाइज सभी केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो हमारा कवर किया हुआ डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। Distance can never be negative. It is always positive. Distance traveled हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो किस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, जो डिस्टेंस है हमारा उस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम छोटे रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा? कम, और घुमा फिरा कर जाएंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जैसे क्लासरूम से लेकर पानी की टंकी तक जाने के कई सारे रास्ते हैं और वापस आने के भी कई सारे रास्ते होंगे, तो अगर हमें टाइम ज़्यादा लगा कर आना होता है तो हम बड़े रास्ते से आते हैं घूम फिर कर, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object depends on the path followed by the object. डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा किस पर डिपेंड करेगा? पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे पाथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे हम A टू B जा रहे हैं, फिर B टू वापस A आ रहे हैं, तो हर केस का डिस्टेंस हम क्या करते जाएंगे? सिंपली ऐड करते जाएंगे। जैसे जब हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो पूरे डे के स्टेप्स हमारे क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, फिर चाहे हम सेम जगह पर ही क्यों ना बार बार घूमते रहें। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी कम नहीं होता, हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर कम नहीं होता तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होगा, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। अब जब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है, जैसे एक डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी पर हमने अभी डिस्कशन किया। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी and vector quantity. Quantities having only magnitude. Quantities having only magnitude and no direction. जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को सॉल्व करते वक्त डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो किस में कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते वक्त हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वो कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड
as well as direction। जैसे क्लास 8th में आपने जब फोर्स चैप्टर पढ़ा था तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते वक्त दो ऑब्जेक्ट्स पर अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर मान लो एक ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पर, उस पर हमने एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन की और एक और फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। यहाँ इस केस में एक और फोर्स लगाई हमने सपोज 10 न्यूटन की ही, तो नेट फोर्स कितनी आएगी हमारे पास? नेट फोर्स आएगी हमारे पास 25 न्यूटन। हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि सभी फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? सेम। और अगर एक ब्लॉक पर फोर्सेस लगने वाली डायरेक्शन अपोजिट है, सपोज एक फोर्स 10 न्यूटन की है और यहाँ से फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की, एक फोर्स और इस तरफ लग रही है सपोज 5 न्यूटन की, तो इस पर नेट फोर्स कितनी आएगी हमारे पास? 20 न्यूटन एक साइड लग रही है और 10 न्यूटन दूसरी तरफ, तो नेट फोर्स कितनी आएगी हमारे पास? 10 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट निकालते वक्त किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है? डायरेक्शन की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है विद मैग्नीट्यूड। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं स्केलर और वेक्टर के हमारे पास। अगर बात की जाए स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल की तो वो हो जाएंगे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर। आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सभी टर्म्स के बारे में आपको समझाया जाएगा। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब किसके अंदर आती हैं हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो ये सब डिस्कशन इसलिए किया गया ताकि आपको ये समझाया जा सके कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। It has only magnitude and no direction. It has only magnitude and no direction. डिस्टेंस से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स अब तक हमने डिस्कस किए? तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन को समझा। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस जीरो होगा किस केस के लिए? फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जाने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस पाथ को डिपेंड करता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझा। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। आई होप डिस्टेंस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टर्म जो इस चैप्टर में आती है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगेन सिंबल एस रहेगा डिस्प्लेसमेंट का भी। इट इज डिफाइंड एज shortest path traveled between initial and final position। समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से। अगर हम A टू B मूव कर रहे हैं, A टू B मूव करते हुए अगेन डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि हमने किस पाथ को फॉलो किया। पर A टू B जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ से जर्नी स्टार्ट की गई है, फाइनल पोजीशन मतलब जहाँ तक हमें जाना है। A टू B जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमारे पास, वो क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन। और समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर है तो ये भी पाथ ट्रेवल्ड ही मतलब लेंथ ट्रेवल्ड ही, तो इसके एसआई यूनिट भी क्या रहेंगे हमारे पास, मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। फर्क क्या है यहाँ पर हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इन डिटेल समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देखनी है हमें, डायरेक्शन देखनी है। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए टू मूव करा, बी 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी से वो जा रहा है सी तक 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमसे कोई पूछे ए से सी के केस का, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आया हमारे पास, 7 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, ए। फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, सी। ए टू सी अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो वो हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ। क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हमारा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा ए टू सी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 मीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आ गई इस केस की वो क्या आ गई हमारे पास, 5 मीटर। और एग्जांपल्स से डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हो रहा है। अगर बात की जाए, हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है, रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने 0 ओरिजिन, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ऑब्जेक्ट है सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं कि वो ए से गया बी, ए से कहाँ जा रहा है, बी। अब अगर ए टू बी समझा जाए तो उस केस में क्या होगा, ए टू बी जाने का यही रास्ता है हमारे पास। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया, इसको हमने ले लिया मीटर में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया हमारे पास, 4 मीटर। ए से बी के केस में डिस्टेंस कितना आ गया, 4 मीटर। तो ए से बी जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इस केस की डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगी हमारे पास, 4 मीटर। अब ऑब्जेक्ट पहले गया ए से बी, फिर आया वो बी से सी, यहाँ ए टू बी एंड बी टू सी, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज। ए से वो जा रहा है बी और बी से कहाँ आ रहा है, सी। ए टू बी गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मीटर। बी टू सी आया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 मीटर। पर इस केस की अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पोजीशन क्या है हमारे पास इस केस में, ए। फाइनल पोजीशन क्या है इस केस की, सी। तो अब अगर देखा जाए, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है क्या, फाइनल पोजीशन। तो ये है उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ विच इज़ 2 मीटर, विच इज़ 2 मीटर। तो हमारे पास ए टू बी और बी टू सी के केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। फर्दर और समझते हैं, अगर बॉडी यहाँ आ रही है इस पॉइंट पर विच इज़ डी, वो ए टू बी जा रहा है, बी टू डी आ रहा है। तो इस केस का हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ए टू बी कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। बी से डी जब आ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 6 मीटर। डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो टोटल कवर किया हुआ डिस्टेंस क्या होता जाएगा,
ऐड होता जाएगा। तो डिस्टेंस इस केस का कितना आ गया हमारे पास 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर। अब अगर बात की जाए इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात की जाए डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है डी। तो ये है उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ है -2 मीटर पर, इनिशियल कहाँ है 0 पर। तो इस केस की डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारे पास -2 मीटर। दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ताकि आप समझ सकें कि डिस्प्लेसमेंट की क्या क्या वैल्यूज़ कैसे कैसे पॉसिबल है। जैसे हमने समझा था डिस्टेंस के केस में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, पर डिस्प्लेसमेंट को हम देख रहे हैं कि वो इक्वल भी आ रही है डिस्टेंस के, लेस भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो किस केस में होगी। अगर ऑब्जेक्ट ए टू मान लो सी जा रहा है, सी से डी आ रहा है और डी टू ए आ रहा है, तो इस केस का डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखते हैं। डिस्टेंस क्या होगा इस केस में हमारे पास, ए से सी 2 मीटर, सी टू डी 4 मीटर एंड डी टू ए 2 मीटर। तो 2 + 4 + 2 मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ गया हमारे पास 8 मीटर। पर अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन भी क्या है ए, मतलब उन इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है, घूम के वापस वहीं हम आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस की क्या हो जाएगी 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी। किस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, इफ इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। अगर बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है सेम है, तो उस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। बॉडी किसी भी पाथ को फॉलो करे, स्कूल से हम घर जा रहे हैं, घर से वापस स्कूल आ रहे हैं, तो एक राउंड ट्रिप पर एक क्लोज्ड पाथ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है हमारी सेम। डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव और 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। 0 का मैंने आपको एग्जांपल समझाया, नेगेटिव कब होगी उसका हमने एग्जांपल समझा, डायरेक्शन में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करके चल रहे हैं। किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, डायरेक्शन को। डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मतलब अब अगर बात की जाए, मान लो अगेन जैसे हमने डिस्टेंस के केस में लिखा था कि वो पाथ पर डिपेंड करता है। अब ए टू बी अगर हमें जाना है तो पाथ अलग अलग होगा तो डिस्टेंस क्या होगा अलग अलग, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच की सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज independent of the path followed by the object। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन पर एंड फाइनल पोजीशन पर। बॉडी किसी भी पाथ को फॉलो करे डिस्टेंस चेंज होगा, पर डिस्प्लेसमेंट दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच की हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी।
आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छे से सुनिए, नोट्स बनाइए, and do comment if you want more practice question of the topic distance and displacement. Thank you so much for watching.